आज 1 अगस्त 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने आश्रय नामक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, डैट। उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास संस्थान डैट पुणे ने कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की निरंतर वृद्धि के कारण कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन विकसित किया है। कोविड-19 रोगियों के उचित अलगाव को बनाए रखने के लिए यह एक कम लागत पुनः प्रयोज्य समाधान है। यह सांस छोड़ने के पास सक्शन नकारात्मक दबाव बनाता है और आगे फिल्टर और एरोसोल कीटाणु रहित करता है और यह विशेष सामग्री से बना है और पुनः प्रयोज्य है क्योंकि यह जीवाणुरोधी है, बैक्टीरिया को रोकती है और इसे साफ किया जा सकता है। प्रत्येक आवरण कुछ चलने की जगह के साथ बिस्तर, मेज और कुर्सी के एक सेट को आवास करने में सक्षम है। दूसरा प्रश्न है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी होगा इसका, वायरल आचार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विराल यहाँ पे विराल है, विराल आचार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में भारत वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुसंधान का एक वर्णन किया गया है जो निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। यह पुस्तक मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में दिए गए उनके भाषणों, अनुसंधान और टिप्पणियों का एक संकलन है जो अधिकतर केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित है। जब वह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में सेवा कर रहे थे। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने ISIS से संबंधित विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी दल रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन बी होगा इसका, संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र जाइस यहाँ पे ISIS होना चाहिए, ये है ISIS से विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी दल रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पे होना चाहिए IS अलकायदा और संबद्ध व्यक्तियों एवं संस्थाओं से संबंधित विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी दल की 26वीं रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि केरल और कर्नाटक में ISIS आतंकवादियों की काफ़ी संख्या है। इसने यह भी उल्लेख किया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा तालिबान के तहत अफगानिस्तान के निमरुज, हेलमंद और कंधार प्रांतों से काम करता है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट, जिसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS के नाम से भी जाना जाता है और इसके अरबी भाषा के संक्षिप्त नाम दाइश से भी जाना जाता है। यह एक उग्रवादी समूह है और एक कट्टरपंथी के रूप में एक पूर्व मान्यता प्राप्त प्रोटो स्टेट है। सुन्नी इस्लाम के सलाफी जिहादी सिद्धांत, जिसने 2014 की शुरुआत में वैश्विक प्रमुखता प्राप्त की थी जब इसे इराक से सरकारी बलों को अपने पश्चिमी इराक के प्रमुख शहरों से बाहर निकाल दिया गया था। चौथा प्रश्न, भारत के पहले कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का नाम बताइए? ऑप्शन बी होगा इसका, बेल्यू। बेल्यू भारत का पहला कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है और इसे ग्लोबल ब्लॉकचेन स्टार्टअप
पेलफ्लेक्सिबिटी और योसिंक स्टूडियो में शुरू किए गए स्टार्टअप ने आईआईटी बेंगलोर के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह वर्तमान में भौतिक रूप से डिजिटल परिसंपत्तियों में नागरिकों के कोविड-19 संबंधित नैदानिक और टीकाकरण डेटा को परिवर्तित करेगा, जिससे एपीआई के माध्यम से आरोग्य सेतु जैसे किसी भी संपर्क अनुरेखण एप्लीकेशन द्वारा पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। एपीआई के साथ एक व्यक्ति क्यूआर कोड के माध्यम से डेटा को स्कैन और पुनर्प्राप्त कर सकता है, जिससे प्रक्रिया 100% संपर्क रहित और निर्बाध हो सकती है। यह भारत में महामारी से निपटने के लिए एम्फैसिस F1 फाउंडेशन द्वारा अपने बड़े आउटरीच कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वित्त पोषित है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। 5वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? ऑप्शन ए होगा अर्चना सोरेन। भारत के एक जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। इस समूह में युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए समाधान एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराएंगे। वैश्विक निकाय कोविड-19 से उबरने के प्रयासों के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कार्य को गति देने के लिए अर्चना सोरेन विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगे, जिन्हें गुतेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। युवा कार्यकर्ता जिनकी आयु 18 से 28 वर्ष के बीच है, वे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई एवं महत्वाकांक्षा को बढ़ाने की सलाह देंगे। 6वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC ने अपना सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक के साथ? भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर। ऑप्शन बी सही होगा इसका। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम और भारतीय स्टेट बैंक कार्ड ने अपना सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट लॉन्च किया है। यह कार्ड संपर्क रहित भुगतान की सुविधा देता है। यह परियोजना भारतीय रेलवे द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की गई है। नई परियोजना का उद्देश्य लेन देन के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। ग्राहकों को लेन देन का एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से इसे जारी किया गया है। नए रुपे कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके उपयोगकर्ता POS मशीनों पर कार्ड को टैप कर अपने लेन देन की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं। इसमें कार्ड को स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 7वां प्रश्न, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की है? ऑप्शन डी सही होगा, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की है। यह रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और उनके सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव तरीकों को विस्तृत व्याख्या करती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को सीखने की उनकी ललक में मदद करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की है, जैसे कि दीक्षा मंच, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑनलाइन MOOC पाठ्यक्रम, ऑन एयर शिक्षा वाणी दिव्यांगों के लिए NIOS द्वारा विकसित DJE पाठशाला, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की राष्ट्रीय रिपोजिटरी, टीवी चैनल, ई-लर्निंग पोर्टल, वेबिनार, चैट समूह और पुस्तकों के वितरण सहित राज्य केंद्र शासित सरकारों के साथ अन्य डिजिटल पहल। 8वां प्रश्न, महदी मोहम्मद गुलैद किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन बी होगा सोमालिया के। सोमालिया के उप प्रधानमंत्री मेहदी मोहम्मद गुलैद को सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाहि फरमाजो द्वारा सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पिछली सरकार के प्रमुख हसन अली खैरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद हुई थी। राष्ट्रपति 1 महीने के भीतर एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। 9वां प्रश्न, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीतने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी कौन हैं?
ऑप्शन ए सही होगा जेमी वार्डी। 33 वर्ष के जेमी वार्डी प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। इससे पहले चेल्सी के दिदिर ड्रोग्बा ने 2009-10 सीजन में 32 साल की उम्र में यह खिताब जीता था। जेमी वार्डी टीम लिसेस्टर सिटी से एक अंग्रेजी पेशेवर फुटबॉलर और स्ट्राइकर है। 2000 के बाद से प्रीमियर लीग में शीर्ष स्कोरर बनने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी अंग्रेज हैरी केन हैं। जेमी वार्डी गोल्डन बूट जीतने वाले नवे अंग्रेज खिलाड़ी हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस IIT ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, IIT कानपुर ने। ग्रिड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट बनाएगा। IIT कानपुर सरकारी स्वामित्व वाली देश की अग्रणी NBFC कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने IIT कानपुर के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग, शोध और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिहाज से किया गया है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।